हेलो दोस्तों, एसएस मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है विसर्ग संधि। और देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि इस एक ही क्लास में आपके सारे संदेह दूर हो जाएं। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर कहते हैं, हिंदी आ जाए तो विज्ञान और गणित भी आसान है। ये हर विषय का रॉकेट लॉन्चर है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि है क्या? देखिए, बहुत आसान है। जब विसर्ग यानी वो जो दो बिंदियां होती हैं, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, हाँ, तो उस मेल से जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। ओके। पर यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी है कि हर शब्द में संधि नहीं होती। सही बात है। तो चलिए अब इसके नियमों को जरा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। तो पहला नियम ये जुड़ा है च, छ, ट, ठ, त और थ से। हाँ, इनके आने पर विसर्ग जो है वो 3 अलग अलग व्यंजनों में बदल जाता है। जी। शिवांश मिश्रा सर इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसमें 3 अलग अलग स्थितियां हैं। अच्छा। पहली स्थिति है अगर विसर्ग के बाद च या छ आए, च यो छ, तो विसर्ग तालव्य श बन जाता है। तालव्य श। इसका कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे ने प्लस चल, जी। ये बन जाएगा निश्चल। अच्छा, ने प्लस चल इज इक्वल टू निश्चल। ओके। अब दूसरी स्थिति, अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आए, ट या ठ, तो विसर्ग मूर्धन्य श बन जाता है, षटकोण वाला श। ठीक है। जैसे धनु प्लस टंकार, ये बनेगा धनुष टंकार। धनुष टंकार, समझ गया। और तीसरी स्थिति? तीसरी है अगर विसर्ग के बाद त या थ आए, तो विसर्ग दंत स बन जाता है, सड़क वाला स। अरे वाह! इसका तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है नमः प्लस ते। बिल्कुल, नमस्ते। तो ये तो हुआ पहला नियम। जी। अब आते हैं दूसरे नियम पर। जी। हमारा दूसरा नियम क, ख, प, फ से संबंधित है। राइट। लेकिन इसमें एक शर्त है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। शर्त ये है कि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आ रहा है। अच्छा, तो विसर्ग के बाद क्या है वो तो जरूरी है ही, और उससे पहले क्या है ये भी देखना होगा। जी हाँ, इसमें भी 2 स्थितियां बनती हैं। बताइए। पहली स्थिति, अगर विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो, ठीक है, और बाद में क या प आए, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता। नो चेंज। कोई बदलाव नहीं, मतलब जस का तस। जी बिल्कुल। तो इसके उदाहरण जैसे प्रातः प्लस काल। हाँ, वो प्रातः काल ही रहेगा। और अंतः प्लस पुर, वो अंतःपुर ही रहेगा। एकदम सही। तो एक मिनट, इसका मतलब मनः प्लस कामना, वो मनः कामना ही होगा, मनोकामना नहीं। बिल्कुल, व्याकरण के अनुसार शुद्ध शब्द मनः कामना ही है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। अब देखिए इसकी दूसरी स्थिति। हाँ। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, मतलब अ या आ को छोड़कर। जी, और बाद में वही क, प या फ आए, तो विसर्ग श में बदल जाता है। नेह प्लस कपट, ये बन जाएगा निष्कपट। निष्कपट। और नेह प्लस फल, निष्फल। और नेह प्लस पाप, निष्पाप। कमाल है। तो सारा खेल विसर्ग से पहले आने वाले स्वर का है। जी। अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये तो बड़ा दिलचस्प नियम लगता है। ये ऊष्म व्यंजनों से जुड़ा है, श, श और स। हाँ, जब विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी व्यंजन आता है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। 2 विकल्प? जी। पहला विकल्प तो ये है कि विसर्ग को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए, मतलब कोई बदलाव ना किया जाए। नो चेंज। जैसे दु प्लस शासन, इसे हम दुःशासन लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि विसर्ग को जो आगे व्यंजन आ रहा है उसी का आधा रूप दे दिया जाए, मतलब डबल लेटर, द्वित्व जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो दु प्लस शासन को हम दुःशासन भी लिख सकते हैं। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि से दुःशासन और दुःशासन दोनों सही हैं? जी हाँ, दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। इसके कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे निश प्लस शुल्क। तो इसे हम निःशुल्क भी लिख सकते हैं और निःशुल्क भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेह प्लस शब्द, वो निःशब्द भी सही है और निःशब्द भी। एकदम सही। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर, नियम 4, जी। जहां ओ और र बनते हैं। जी, इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में देखते हैं कि विसर्ग ओ की मात्रा कब बनता है। इसका एक सूत्र है, जैसा शिवांश मिश्रा सर बताते हैं। क्या है वो? अगर विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद कोई सघोष व्यंजन या फिर य, र, ल, व, ह आए, तो विसर्ग ओ यानी ओ की मात्रा में बदल जाता है। अच्छा, अब समझ आया मनोयोग का रहस्य। हाँ, जैसे मनः प्लस ज बनता है मनोज, तमः प्लस गुण, तमोगुण, और मनः प्लस योग, मनोयोग, एक और तपः प्लस बल, तपोबल। बहुत बढ़िया। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, र का निर्माण। विसर्ग र यानी वो जो फ्लाइंग रा है वो कब बनता है?
इसका सूत्र भी पिछले नियम से मिलता जुलता है, बस जरा सा अलग है। कैसे? इसमें शर्त है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर हो। अच्छा, जैसे ई या ऊ। जी, और विसर्ग के बाद कोई सघोष व्यंजन या कोई स्वर आए। तो विसर्ग आधा र बन जाता है। बिल्कुल। उदाहरण से और साफ हो जाएगा, जैसे निह प्लस यात, निर्यात, दुह प्लस जन, दुर्जन, निह प्लस बल, निर्बल, और एक बहुत ही आम शब्द आशिह प्लस वाद। ये मिलकर बनेगा आशीर्वाद। बिल्कुल, र की रेफ व के ऊपर आएगी। जी यहीं पर पिछले नियम से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, बताइए। अभी हमने देखा कि आधा र किसी व्यंजन से मिलता है तो वो रेफ बनकर ऊपर चला जाता है, जैसे निर्बल में हुआ। जी लेकिन जैसा शिवांश मिश्रा सर ने बताया, अगर उस आधे र के बाद कोई स्वर आ जाए तो वो जुड़कर पूरा र बन जाएगा। एकदम सही। इसका उदाहरण, जैसे दुह प्लस आत्मा, यहाँ विसर्ग का र बना और वो आगे आ स्वर से जुड़ गया। जी, तो र और आ मिलकर रा बन गया और शब्द बना दुरात्मा। दुरात्मा। और एक और उदाहरण, पुनः प्लस अभिनय, इसमें र और अ मिलकर पूरा र बन गए और शब्द बना पुनरभिनय। जी। तो ये थे विसर्ग संधि के मुख्य नियम। अब अगर हम देखें तो इन नियमों की समझ से हमारी वर्तनी मतलब स्पेलिंग की गलतियां कैसे सुधर सकती हैं। बिल्कुल, अगर संधि आ गई तो वर्तनी तो अपने आप सही हो जाएगी। हम कई शब्द गलत इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम उनका संधि नियम नहीं जानते। तो कुछ सामान्य गलतियां देख लेते हैं और उनके सही रूप। जी, जैसे सबसे पहले तो मनोकामना, लोग अक्सर यही लिखते हैं, जबकि नियम 2 के अनुसार सही शब्द है मनः कामना। क्योंकि मनः प्लस कामना में कोई बदलाव नहीं होता। सही। इसी तरह दुःशासन नहीं बल्कि दुःशासन या दुःशासन सही है। जी, नियम 3 के अनुसार निशब्द की जगह निशब्द या निश्शब्द लिखना ज्यादा सही है। हाँ। और एक बहुत आम गलती है निरोग। जी, इसका सही रूप होता है निरोग, बड़ी ई की मात्रा के साथ। तो दोस्तों, ये थी विसर्ग संधि पर हमारी विशेष क्लास। हमें उम्मीद है कि अब आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। अब जीत पक्की है। बिल्कुल। हमारी सलाह यही है कि आप इन नियमों का अभ्यास करें और अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। आपके सुझावों का भी स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।